नमस्कार सभी मित्रों और विद्यार्थियों का एसएलवी हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल के इस मंच पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम पढ़ रहे थे बोर्ड द्वारा संशोधित पाठ्यक्रम, जिसके अंतर्गत कक्षा 12 हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक सरयू का पद्य भाग चल रहा था। उसी कड़ी में आज हम पढ़ेंगे मैथिली शरण गुप्त। तो मैथिली शरण गुप्त हिंदी साहित्य की वह महान विभूति है, वह शख्सियत है जिन्होंने हिंदी साहित्य के इस कोष में बहुत अधिक योगदान दिया है, श्रीवृद्धि की है। और रामधारी सिंह दिनकर के समान ही वे भी राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित है। राष्ट्र कवि की उपाधि से उनको नवाजा जाता है, राष्ट्र कवि के रूप में हम उन्हें जानते हैं। तो सबसे पहले पढ़ते हैं लेखक परिचय। राष्ट्र कवि की उपाधि से सम्मानित भारतीय संस्कृति के महान उद्गाता मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के चिरगांव जिला झांसी में सन 1886 में हुआ। गुप्त जी द्विवेदी युग के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रतिनिधि कवि कहा जाता है। द्विवेदी युग जो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर युग पड़ा, तो उस युग के सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रतिनिधि कवि है। इनके पिता सेठ रामचरण कविता प्रेमी थे और कनकलता उपनाम से कविताएं भी लिखते थे। इनकी प्रारंभिक कविताएं वैश्योपकारक में छपी, ये पत्रिका का नाम है, किंतु बाद में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के संपर्क में आने के बाद इन्होंने सरस्वती पत्रिका में लिखना प्रारंभ किया और उन्हीं की प्रेरणा से खड़ी बोली में कविता की रचना भी इन्होंने की। तो किसकी प्रेरणा से ये खड़ी बोली में लिखने लगे? गुप्त जी की रचनाओं में राष्ट्रीयता, स्वदेश प्रेम, युगीन चेतना और भारतीय संस्कृति की छाप पूरी तरह दिखाई देती है। भारत भारती नामक रचना से इन्हें अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई। तो अत्यधिक लोकप्रिय ये हुए किस रचना के बल पर? भारत भारती। देश प्रेम और मातृभूमि के प्रति गर्व और गौरव, राष्ट्रीय जागरण से ओतप्रोत भारत भारती की कविताओं ने इन्हें राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित किया। तो किस रचना के कारण मैथिली शरण गुप्त है और राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए? तो उस रचना का नाम है भारत भारती। भारत सरकार ने इन्हें राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया। गुप्त जी की रचनाओं में मानव जीवन और समाज की विविध अंगों की समस्याओं का चित्रण हुआ है। उनमें भारतीय संस्कृति की प्राचीनता के प्रति पूज्य भाव है, तो नए के प्रति तीव्र उत्साह भी है। द्विवेदी युगीन आदर्शवादी नैतिकता, पवित्रता और पौराणिक आख्यानों की तर्कसंगत व्याख्या और समसामयिक राष्ट्रीय हलचलों की तीव्र गूंज उनके काव्य में देखने को मिलती है। वे सामाजिक उत्पीड़न, राजनीतिक दास्ता और धार्मिक संकीर्णता के विरोधी थे। संकीर्णता का मतलब होता है एक तुच्छ मानसिकता होती है, उसे अपन संकीर्णता कहते हैं। तो उसके वे विरोधी थे। इन्हें भारतीय संस्कृति का नवजागरण का कवि भी कहा जाता है। तो इन्हें भारतीय संस्कृति का नवजागरण का कवि भी कहा जाता है। अब गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? तो गुप्त जी ने खंड काव्य, प्रबंध काव्य, नाटक और अनुदित काव्य आदि विधाओं में लिखा। इनकी रचनाओं में भारत भारती, जयद्रथवध, पंचवटी, गुरुकुल, झंकार, साकेत, यशोधरा, द्वापर, जय भारत, सिद्धराज और विष्णुप्रिया आदि विशेष उल्लेखनीय है। साकेत महाकाव्य में गुप्त जी ने अपनी कीर्ति को शिखर तक पहुंचाया है, जिसमें राम के पावन चरित्र को आधुनिक परिवेश में चित्रित करते हुए उपेक्षिता मतलब उपेक्षित की गई उर्मिला के चरित्र को त्यागमयी नारी के रूप में चित्रित किया है। अब पाठ परिचय, यहाँ दो छोटी छोटी कविताएं हैं, उनमें क्या है? तो पाठ परिचय के अंतर्गत प्रस्तुत संकलन गुप्त जी के प्रसिद्ध काव्य यशोधरा से संकलित है। तो कहाँ से लिया गया है? प्रसंग लिखते वक्त बिल्कुल ध्यान रखें। यशोधरा में गौतम बुद्ध के राजगृह को त्याग कर चले जाने के पश्चात उनकी पत्नी यशोधरा के हृदय में उत्पन्न भावों का मार्मिक और मनोवैज्ञानिक चित्रण प्रस्तुत किया है। गौतम बुद्ध अपनी पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़कर चले जाते हैं। प्रातः होने पर जब यशोधरा को पता लगता है तो वह आत्मग्लानि से भरकर वेदना प्रकट करती है।
उसे इस बात का अत्यधिक दुख है कि उसके पति उसे बिना बताए चले गए। सबसे बड़ा यही दुख है, जाए तो भले ही जाए लेकिन बिना बताए चले गए, इस बात का उसे दुख है। वह कहती है कि ऐसा करके संभवतः उन्होंने हम सतरानी नारियों को समझने की भूल कर दी है। हम सतरानी नारियां देश की रक्षा के लिए अपने पतियों को खुशी खुशी रण क्षेत्र में भेज देती है, फिर वे तो जगत कल्याण हेतु सिद्धि प्राप्त करने गए हैं। इस संकलन में यशोधरा की सहज नारीगत वेदना, शोभ और संताप के साथ साथ उसके मातृत्व और वात्सल्य का भी प्रभावयांकन मिलता है। दूसरी कविता है भारत की श्रेष्ठता। तो भारत की श्रेष्ठता काव्यांश गुप्त जी के प्रसिद्ध काव्य भारत भारती से लिया गया है। तो पहली कविता यशोधरा से, दूसरी कविता भारत भारती से, जिसमें उन्होंने पराधीनता और निराशा में डूबी भारतीय जनता को जागृत होने का आह्वान किया है। भारत भारती राष्ट्रीयता की उद्घोषक रचना है। राष्ट्रीय आंदोलन के समय इस रचना को अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त हुई थी। जिस समय देश में राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उस समय गुप्त जी की भारत भारती रचना से लोगों को बहुत अधिक जोश और उत्साह मिला था। प्रस्तुत अंश में गुप्त जी ने भारतवर्ष के गौरव में अतीत का वर्णन किया है और अतीत का वर्णन करके वो लोगों को अपना देश का जो गौरवमय अतीत है उसको याद दिलाना चाहते हैं। प्राकृतिक वैभव से समृद्ध भारत भूमि ऋषि और महर्षियों की भूमि रही है। इस भूमि पर अनेक वीर, ऋषि मुनि, दानी और चिंतकों ने जन्म लिया है। भारत भूमि संसार के संपूर्ण देशों में सिरमौर है। यह वही पुण्य भूमि है जिसके निवासी समस्त विद्याओं और कला कौशल के प्रथम आचार्य रहे हैं। हम ऐसे महान मानवों की संतति यानी संतान होकर भी दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। यही संदेश उन्होंने भारतीय लोगों को संदेश दिया है कि हम महान मानवों की संतान होकर इस दुर्गति को क्यों प्राप्त हो रहे हैं। तो इस प्रकार वो जनता में ऐसी भावना भरकर उनको राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जागृत कर रहे हैं। अब देखिए मूल पाठ यशोधरा संकलित अंश। अब देखिए मूल पाठ यशोधरा संकलित अंश। तो संकलित अंश में जब गौतम बुद्ध निष्क्रमण के लिए जाते हैं, वैराग्य धारण कर लेते हैं और यशोधरा को और पुत्र राहुल को सोते हुए छोड़कर चले जाते हैं, तो उस समय जब यशोधरा को इस बात का पता चलता है तो वह बहुत अधिक व्यथित होकर क्या कहती है। तो यशोधरा की यहाँ पर वेदना प्रकट हुई है। वो कह रही है, सिद्धि हेतु स्वामी गए ये गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात, सखी वे मुझसे कहकर जाते। तो यशोधरा वेदना पूर्वक कहती है कि हे सखी, मेरे स्वामी सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं इस पर गर्व महसूस करती हूँ, ये गौरव की बात है। लेकिन वो मुझे बिना बताए ही चले गए, चुपचाप चले गए। यह सोचकर, यह अनुभव करके मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। फिर वह कहती है कि कह तो क्या मुझको वे अपनी पथ बाधा ही पाते, मुझको बहुत उन्होंने माना फिर भी क्या पूरा पहचाना। मैंने मुख्य उसी को जाना जो वे मन में लाते, सखी वे मुझसे कह के जाते। हे सखी, यदि वो मुझे कह कर जाते, यदि वो मुझे बता कर जाते, यदि वो मुझे पूछ कर जाते और कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये संपूर्ण बात मुझे कह के जाते, तो क्या मैं उनके पथ में बाधा बनती? क्या मैं उन्हें जाने से रोकती? क्या मैं उन्हें ऐसा करने से मना करती? नहीं, मैं कभी मना नहीं करती। उन्होंने यद्यपि मुझे बहुत मान सम्मान दिया है, मुझे बहुत अधिक माना है, फिर भी पूरी तरह से मुझे या मेरे को पहचानने में उन्होंने भूल कर दी है। उन्होंने पूरी तरीके से मुझे नहीं पहचाना। मैंने तो हर बार उन्हीं की बात को प्राथमिकता दी, उन्हीं की बातों को मैंने सबसे पहले रखा, उन्हीं की बातों को मैंने माना। जो वो अपने मन की बात मेरे सामने कहते थे, मैंने उसी को ही
प्रथम प्राथमिकता दी, लेकिन उन्होंने मुझे पहचानने में भूल कर दी। हे सखी, मुझे उनके जाने का दुख नहीं है, मुझे केवल और केवल इस बात का दुख है कि वो मुझे बता कर नहीं गए, मुझे कह कर नहीं गए। यदि वो मुझे कह कर जाते तो कितना अच्छा होता। आगे वो कह रही है कि हम भारतीय नारियां कैसी है। हम भारतीय नारियां ऐसी है कि स्वयं सुसज्जित करके क्षण में प्रियतम को प्राणों के पण में हम ही भेज देती हैं रण में, छात्र धर्म के नाते सखी वे मुझसे कह के जाते। हे सखी, हम वे भारतीय सत्राणी नारियां हैं जो समय आने पर युद्ध के क्षेत्र में प्राणों की बाजी लगाकर अपने प्रियतम हैं, अपने पति हैं, उनको सुसज्जित करके सजा करके हम ही युद्ध क्षेत्र में भेज देती है और प्राणों की बाजी लगा देती है। शब्द आया ना, प्राणों के पण में, प्राणों की बाजी लगाना। तो हे सखी, हम वही सत्राणी नारियां हैं जो अवसर आने पर, संकट उपस्थित होने पर प्राणों की बाजी लगाकर अपने जो प्रीतम हैं, अपने जो पति लोग हैं, रणबांकुरे हैं, उनको सुसज्जित करके हम ही युद्ध क्षेत्र में भेज देती है और अपने क्षत्रिय धर्म का हम पालन करने वाली नारियां हैं। फिर भी वो मुझे कह के नहीं गए, इस बात का मुझे बहुत बड़ा दुख है। हे सखी, यदि वो मुझे कह के जाते तो कितना अच्छा होता। फिर वो कह रही है, हुआ ने वह भी भाग्य अभागा, किस पर विफल गर्व अब जागा, जिसने अपनाया था त्यागा, स्मरण रहे रहे स्मरण ही आते, सखी वे मुझसे कह के जाते। यशोधरा कह रही है कि मेरा जो ये भाग्य है, ये भी भाग्य भी नहीं रहा, हुआ न वह भी भाग्य अभागा। हे सखी, मेरा भाग्य ही नहीं रहा कि वो मुझे सम्मान प्रकट करके जाते या मुझे मान सम्मान देते। अब मैं वो चले गए हैं तो बेकार का गर्व किस पर करूं, क्योंकि मुझे जिसने अपनाया था, जिसने मुझे शायद धर्मिणी के तौर पर अपनाया था, जिसने मुझे अपना माना था, वे ही मुझे त्याग कर चुपचाप चले गए। हे सखी, अब तो उनके साथ बिताए हुए दिनों की मधुर स्मृतियां ही बार बार मुझे याद आती है। हे सखी, मुझे बहुत पीड़ा है क्योंकि वो मुझे कह कर नहीं गए। यदि वो मुझे कह कर जाते तो कितना अच्छा होता। फिर वो कह रही है, नयन उन्हें है निष्ठुर कहते, पर इनसे जो आंसू बहते, सदर हृदय वे कैसे सहते, गए तरसे खाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। तो यहाँ पर यशोधरा क्या कह रही है? यशोधरा यह कह रही है कि हे सखी, मेरे नयन उन्हें यद्यपि निष्ठुर कहते हैं, मेरे नयन उन्हें निष्ठुर कहते हैं, निर्दयी कहते हैं, तो भले ही कहे, लेकिन इन आँखों से जो आंसू बहते हैं, दयायुक्त हृदय वाले वे, दयायुक्त हृदय वाले वे कौन? यशोधरा के पति। तो दयायुक्त हृदय वाले वे सिद्धार्थ मेरी इन आँखों पर, मुझ पर दया खाकर, तरस खाकर मुझे बिना बताए वे चले गए। इसीलिए वे बिना बताए चले गए क्योंकि उनको इन आँखों पर जिनसे आंसू बहते हैं उन पर दया आ गई, इन पर तरस आ गया और इसलिए वो मुझे बिना बताए चले गए। हे सखी, यदि वे मुझे कहकर जाते तो वह कितनी मेरे लिए गौरव की बात थी, कितनी अच्छी बात थी। फिर आगे यशोधरा क्या कह रही है? आगे यशोधरा कह रही है, जाएं सिद्धि पावें वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से। जन शब्द है यशोधरा के लिए आया है। उपालम दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे बातें, सखी वे मुझसे कह के जाते। हे सखी, वे चुपचाप चले गए तो जाएं तो भले ही जाएं, चैन से जाएं, सुख से जाएं, और मेरा ये आशीर्वाद है, मेरी ये दुआ है कि वे जाएं, जहाँ भी जाएं, जिस काम को करने के लिए वे गए हैं वह उस काम में उनको सफलता मिले, वो सफलता से सिद्धि प्राप्त करें। और मैं तो उनको उला ना दूँ, उपल्म दूँ, ताना मारूँ तो आखिर मारूँ ही किस मुख से, क्योंकि वे तो मुझे पूछ के ही नहीं गए, बिना पूछे चले गए, बिना बताए चले गए, और इसीलिए आज वे मुझसे दूर होने पर भी मुझे बहुत अधिक अच्छे लगते हैं और मैं उनकी पुरानी बातें, पुरानी जो यादें हैं उनका बार बार स्मरण करती हूँ।
लेकिन सखी वो मुझे कह के नहीं गए। इस बात की मुझे पीड़ा है। मेरे लिए तो बहुत गौरव की बात होती, मैं बहुत अधिक प्रशंसित होती यदि वे मुझसे कह कर जाते। फिर यशोधरा कह गई है, गए लौट भी आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे, रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कह के जाते। तो यहाँ पर यशोधरा कह रही है कि मेरे स्वामी सिद्धि प्राप्त करने के लिए गए हैं और चुपचाप गए हैं, मुझे बताने के बिना ही वे गए हैं, और कुछ समय के बाद वे सिद्धि प्राप्त करके कुछ अनोखा लेकर वापस घर लौटेंगे। अनोखा मतलब वो सिद्धि प्राप्त करेंगे तो वो केवल्य साथ लेकर आएंगे, तो कुछ अनोखा प्राप्त करके घर लौटेंगे। लेकिन मैं जब उनसे मिलूंगी तो मैं उन्हें रोते रोते मिलूंगी, मैं हंसते हंसते गाते गाते उनसे नहीं मिल पाऊंगी। क्यों? क्योंकि यदि वो मुझसे कह के जाते तो मैं प्रसन्नचित होकर हंसते हंसते उनका स्वागत करती, बड़े जोश और उमंग के साथ स्वागत करती। लेकिन वो मुझे कह के नहीं गए हैं, और इसलिए जब वो आएंगे, जब मैं उनसे मिलूंगी तो मैं गाते गाते नहीं, मैं रोते रोते मिलूंगी, क्योंकि वे मुझसे कह कर नहीं गए। और यदि सखी वो मुझसे कह के जाते तो उनके वापस लौटने पर कितना अपूर्व दृश्य है वो उत्पन्न होता। लेकिन खेद है, दुख है, वेदना है कि वो मुझे कहकर नहीं गए। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर एक गेय शैली की यह कविता है, खड़ी बोली की यह कविता है, भारतीय नारी की वेदना है वो यहाँ पे प्रकट हुई है। भारतीय नारी के जो वीरोचित गुण हैं, जो शास्त्र धर्म के गुण हैं, वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और सिद्धार्थ की यहाँ पर मन के जो भाव है, उनकी कमजोरी भी यहाँ पे अपने को दिखाई दे रही है। तो ये बातें आप प्रसंग में लिखेंगे। अब इनकी दूसरी कविता, तो इनकी दूसरी कविता है भारत की श्रेष्ठता। तो भारत की श्रेष्ठता के यहाँ पर 3 अंतरे दिए हुए हैं। तो 3 अंतरों में भारत का जो प्राचीन गौरव है, भारत की जो मानव सभ्यता है, भारत इस संसार का सबसे प्राचीन देश है, उसका क्या गौरव रहा है, क्या संस्कृति रही है, वही बात यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त बता रहे हैं। और ये राष्ट्रीय आंदोलन के वक्त की कविता है, जिस समय भारतीय जनता निराश थी, अंधकार में डूबी हुई थी, हतोत्साहित थी, थकी हुई थी। उस समय इस कविता की रचना करके मैथिली शरण गुप्त ने भारतीय लोगों में एक नव स्फूर्ति, नया जोश और एक जागृति का संदेश दिया था। तो पहला अंतरा इस प्रकार है, भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ है, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ है, संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका की जो ऋषि भूमि है वह कौन, वह भारतवर्ष। कवि गुप्त जी क्या कहते हैं कि हमारा ये देश भारत बहुत ही प्राचीन संस्कृति वाला है, और ये भारत संसार का सिरमौर है, संसार का मुकुटमणि है। यह भारत देश बहुत अधिक प्राचीन है। जब इस संसार में कोई अन्य देश अस्तित्व में नहीं था, उस समय यह भारत देश अस्तित्व में था। और इस धरती पर जितनी भी धन संपदा है वो इस भारत देश में विद्यमान है, और उनका ये भंडार रहा है। चाहे धन की बात करें, सुख की बात करें या संस्कृति की बात करें, उनमें संपूर्ण विश्व में भारत ही प्रथम रहा है। और यहाँ के लोगों ने ही सबसे पहले अनेक प्रकार के ग्रंथों की रचना की, और जो सभ्यता विकसित हुई वो भी सबसे पहले भारत देश में ही विकसित हुई है। फिर वो कह रहे हैं कि ये भारत देश प्राचीन सभ्यता वाला देश है, और यहीं से मनुष्य की जो सभ्यता है उसका विस्तार हुआ है। तो पहली 4 पंक्तियों में इन्होंने यही बात कही कि भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य, लीला स्थल कहाँ, फैला मनोवर गिरी हिमालय और गंगा जल जहाँ। तो जहाँ पर बहुत बड़ा हिमालय पर्वत फैला हुआ है, जहाँ पर हमेशा गंगा बहती है, वही इस पृथ्वी का गौरव है, और वहाँ पर भी प्रकृति की जो संपदा है उसके भंडार मिले हैं। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, इस संसार में जितने भी देश है उसमें सबसे महान देश कौन सा है, ऋषियों की भूमि कौन सी है, तो वह तो अपना भारत देश ही है। फिर दूसरे अंतरे में वो कह रहे हैं, हाँ वृद्ध भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश कोई विश्व में क्या और है,
भगवान की भव विभूतियों का ये प्रथम भंडार है, विधि ने किया नर सृष्टि का पहले यही विस्तार है। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये भारत देश प्रकृति का गौरव तो है ही। पहले अंतरे में हमने पढ़ा कि यह धरती का गौरव है, यह प्रकृति है, यहाँ पर अपने नानाविध रूप दर्शाती है। जहाँ पर सुंदर हिमालय पर्वत है, जहाँ पर गंगा का पवित्र पानी है, और सबसे अधिक संस्कृति का यदि कहीं पर उद्भव हुआ है, उत्थान हुआ है, तो वह भारत देश में हुआ है। और यहाँ के लोग ऋषि मुनि हैं और वो भारत की संस्कृति को निरंतर बढ़ाने वाले लोग हैं। और उसी प्रकार ये दूसरा अंतरा है, इसी से संबंधित है। वो कह रहे हैं कि ये भारत देश बहुत अधिक प्राचीन है। वृद्ध का अर्थ है प्राचीन, लेकिन ये संसार का सिरमौर है, संसार का मुकुटमणि है, संसार का सरताज है। और इतना पुराना देश और कोई इस विश्व में हुआ नहीं है। यहाँ की धरती ने भगवान की भव विभूतियों का ये प्रथम भंडार है। तो ईश्वर ने इस धरती को धन संपदा से परिपूर्ण किया है। और ये संसार के धन संपदा के भंडारों की बात करें तो भारत देश है वो साधन संपन्न रहा है और प्रथम भंडार रहा है। और इसी धरती पर, इसी भारत की भूमि पर सबसे पहले मानव सृष्टि है, उसका विस्तार हुआ है, उसकी रचना हुई है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य सभ्यता का विस्तार इसी भारत की भूमि से हुआ है। फिर वे तीसरे अंतरे में कह रहे हैं, यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध है, इसके निवासी आर्य है, विद्या कला कौशल सबके प्रथम आचार्य है। संतान उनकी आज यद्यपि हम अधोगति में पड़े हैं, पर चिन्ह उनकी उच्चता के आज भी कुछ है खड़े। तो वो क्या कह रहे हैं कि ये भारत की भूमि बहुत ही पवित्र और बहुत ही प्रसिद्ध रही है। यह पुण्य भूमि प्रसिद्ध, और यहाँ के लोगों को आर्यों की संतान कहा जाता है। यहाँ के लोग आर्य थे जो विद्या कला और कौशल के प्रथम आचार्य थे। विद्या की शुरुआत यहीं से हुई, कला की शुरुआत यहीं से हुई और कौशल की शुरुआत भी यहीं से हुई। अर्थात भारत विश्व गुरु था। जो भी नवीन कला, जो भी नवीन कौशल, जो भी नवीन विद्या उत्पन्न होती थी, वो इन्हीं आचार्यों के द्वारा इस भारत की भूमि से ही होती थी। परंतु आज उन्हीं आर्यों की संतान हम अधोगति में पड़े हैं। हम ऊपर की ओर जाने के मुकाबले, हम उत्थान करने के मुकाबले हम पतन की ओर अग्रसर है। ऐसा क्यों है? तो यहाँ पर ये बात कहकर कवि अपनी प्राचीन सभ्यता है उसकी याद दिलाकर निराश भारतीय लोगों में एक नया जोश फूंकने का प्रयास कर रहा है, एक नव स्फूर्ति का संदेश दे रहा है, ताकि लोग अपने प्राचीन गौरव को पहचानें और उस गौरव को पुनः हासिल करने के लिए तन मन और धन से उस संघर्ष के मैदान में कूद पड़े। तो वो कह रहे हैं कि आज हम अधोगति में पड़े हैं और इस अधोगति में पड़ने का भी कुछ कारण है, लेकिन हम यदि सोचें कि हम आर्यों की संतान हैं और उसके कुछ चिन्ह आज भी शेष है, उनकी उच्चता के कुछ संकेत आज भी शेष है, उनका सहारा लेकर यदि हम पुनः प्रयास करें तो हम पुराना गौरव अपना पुनः हासिल कर सकते हैं। तो इस भारत की श्रेष्ठता कविता में उन्होंने एक जागरण संदेश दिया है, निराश भारतीय जनता में प्राण फूंकने का काम किया है, ताकि वह अपने गौरव को पहचाने और पुनः लग जाए अपने उस प्राचीन गौरव को हासिल करने में। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थी दो छोटी छोटी कविताएं। यहाँ पे शब्दार्थ के तौर पर शब्दार्थ भी दिए गए हैं। और मैं निवेदन करूँगा कि इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अब देखते हैं प्रश्नोत्तर। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार है। प्रश्न कुछ इस प्रकार है कि यह गौरव की बात की स्वामी गए, वैराग्य हेतु, सिद्धि हेतु, राज्य प्राप्ति हेतु, तीर्थ यात्रा हेतु। तो यहाँ पे सिद्धि हेतु। यशोधरा को पीड़ा है कि उसके पति चले गए, क्या किए? सोता हुआ छोड़कर, चोरी चोरी, लक्ष्य बताए बिना, खाना खाए बिना। तो उन्हें सोता हुआ भी छोड़ के गए थे, चोरी चोरी भी गए थे, लेकिन हम यह मानेंगे कि उन्हें सोता हुआ छोड़कर चले गए। कवि के अनुसार प्रकृति का पुण्य स्थल है, तो प्रकृति का पुण्य स्थल भारतवर्ष है। यशोधरा का
काव्य रूप क्या है? तो यशोधरा का काव्य रूप एक तरीके से आप देखोगे तो काव्य के दो भेद होते हैं, एक होता है महाकाव्य, एक होता है खंड काव्य। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि यशोधरा का ये जो काव्य है, ये पहली दृष्टि में देखें तो विरह काव्य है। विरह काव्य यूँ है कि उन्होंने बताया नहीं, यहाँ पे यशोधरा का विरह है वो प्रकट हुआ है, तो प्रबंध काव्य न होकर ये एक मुक्त काव्य है। यशोधरा दुखी क्यों है कि उनके पति सिद्धार्थ उन्हें बिना बताए चले गए। भारतवर्ष अन्य देशों का सिरमौर क्यों है? क्योंकि यहाँ पर प्रकृति का विपुल भंडार है, आदि आचार्य है, शिक्षा, कला और कौशल का ये प्रथम आचार्य जो भी रहे हैं वो यहीं पे रहे हैं। भारत को प्रकृति का पुण्य तीर्थ स्थल क्यों कहा जाता है? क्योंकि बहुत सुंदर हिमालय पर्वत यहाँ इस धरती पर फैला है और गंगा का पवित्र जल है वो इस नदी की, इस देश की शोभा बढ़ाता है। तो इस प्रकार उसको प्रकृति का पुण्य तीर्थ स्थल का है। लघुत्रात्मक प्रश्न है, मूल संवेदना व्याख्या में आ गई है। दुखी न हो इस जन के दुख से पंक्ति में यशोधरा ने जन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है? तो यशोधरा के लिए ही हुआ है। उपालम दू में किस मुख से यशोधरा ने ये क्यों कहा? क्योंकि वो उनको बता के नहीं गए, तो ताना देने का, उपालम देने का भी वो यशोधरा समझती है कि उसे अधिकार नहीं है। कवि ने भारतवर्ष को भूल लोक का गौरव क्यों कहा है? तो ये हमने पढ़ा था, तो वो अपने शब्दों में लिखना है कि भूल लोक का गौरव भारत को क्यों कहा जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न निबंधात्मक बन रहा है कि यशोधरा के पठित काव्यांश के आधार पर यशोधरा की चारित्रिक विशेषताएं हैं वह स्पष्ट कीजिए। और मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि क्यों कहा जाता है? क्योंकि राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत उन्होंने बहुत अधिक रचनाएं लिखी है और जिसमें उन्होंने भारतीय जनता को जगाना और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के संदेश दिए हैं। भारत की श्रेष्ठता में अभिव्यक्त भावों को अपने शब्दों में लिखिए। भारतवर्ष के अतीत की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। प्राचीन भारत की क्या विशेषताएं थी? और फिर आती है सप्रसंग व्याख्याएं, तो इनका हमने वर्ण पहले पढ़ लिया है इनकी व्याख्या के अंतर्गत। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि आपको आज की क्लास पसंद आई है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। मिलेंगे किसी और अध्याय के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।